आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, SU-57 को लेकर भारत और रूस के बीच में चर्चाएं अब अंतिम दौर पे पहुंच चुकी हैं और रूस ने एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग वेरिएंट्स को ऑफर कर दिया है। यहां पर सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि ड्रोन कंट्रोल करने वाला फ्लाइंग कमांड सेंटर भी भारत को ऑफर किया गया है। रूस ने भारत को ऑफर दिया है एक ऐसा जो भारत के लिए अब इनकार कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आखिरकार क्या है पूरा प्लान और क्या एमका और तेजस मार्क 2 से भी पहले हमें ये देखने को मिलने वाले हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, 2026 में रूस ने भारत को SU-57 को लेकर अपने ऑफर को पूरी तरीके से बदल दिया है। पहले जो SU-57E यानी एक्सपोर्ट वेरिएंट था, अब उसकी जगह पर आ गया है नया और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल पैकेज। इस बार रूस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बेच रहा, बल्कि भारत को दे रहा है दो अलग अलग रास्ते जो इंडियन एयरफोर्स की अभी की ज़रूरतों और भविष्य की ज़रूरतों दोनों को ध्यान में रखते हैं। पहला ऑप्शन है SU-57M1 का। ये एक हेवली अपग्रेडेड नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है इसका इंजन, जहाँ पर स्टेलिया 30 यानी AL-51F1 इंजन यूज़ किया जाता है। ये इंजन बेसिकली हमें देता है ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। मतलब ये जेट बिना आफ्टर बर्नर्स के भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। इसके अलावा बेहतर स्टेल्थ डिज़ाइन देखने को मिलती है, कम रेडार क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है और ज़्यादा इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। सीधे शब्दों में बात करें तो ये जेट खास तौर पर चीन के J-20 जैसे एयरक्राफ्ट को टक्कर देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। लेकिन इस डील का एक सबसे बड़ा गेम चेंजर स्टेप भी है। वो है भारत को रूस दे रहा है कंप्लीट सोर्स कोड एक्सेस। जी हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ जहां भारत MRFA में इसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और डसाल्ट एविएशन के साथ वाद विवाद बढ़ रहा है, तो वहीं रूस भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे भारत खुद अपने सिस्टम इस जेट में लगा सकता है, जैसे कि विरूपाक्ष एसा रेडार हो गए, अस्त्र मिसाइल सिस्टम हो गया, ब्रह्मोस NG हो गए। मतलब SU-57 बन सकता है एक इंडो रशियन हाइब्रिड फाइटर जो पूरी तरीके से भारत की ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज होगा। अब बात करते हैं इस ऑफर के सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्से की। वो है दूसरा ऑप्शन, जैसे कि SU-57 का ट्विन सीट वेरिएंट। हालांकि ये M1 ही है, लेकिन ये ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, जिसको रूस एक ड्रोन कमांड वेरिएंट जो है उसके तौर पर बोलकर भारत के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। रूस का कहना है कि इसमें पहला कॉकपिट जो होगा उसमें एक पायलट होगा जो विमान को उड़ाएगा, और जो दूसरा कॉकपिट होगा वहां पर एक मिशन कमांडर बैठेगा जिसको हम वेपन सिस्टम ऑफिसर भी कह सकते हैं। इसका काम ये होगा कि ये जेट के साथ 4 से लेकर 8 जो स्टेल्थ ड्रोन है उनको कंट्रोल कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल के लिए रूस का S-70 ऑर्केनिक ड्रोन जो है उसको ये कह सकते हैं कंट्रोल कर सकता है, और भविष्य में भारत का जो घातक जैसा प्रोग्राम है उसको भी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होगा। ये ड्रोन बेसिकली सर्वेलेंस, स्ट्राइक मिशन और हाई रिस्क पेनिट्रेशन अटैक्स जो हैं वो करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और बखूबी वो काम ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर खतरा ज़्यादा होगा वहां पर हमारे मैन्ड फाइटर जेट नहीं जाएंगे, बल्कि अनमैन्ड ड्रोन जाएंगे और वो खतरे को कम करेंगे। और जब एक सुरक्षित रास्ता बन जाएगा तो फिर वहां पर एक फाइटर जेट जाकर सेकेंडरी स्ट्राइक मिशन एग्जीक्यूट करेगा, और ये फाइटर बन जाएगा एक फ्लाइंग कमांड सेंटर जो पूरी तरीके से ड्रोन आर्मी को रियल टाइम में कंट्रोल कर सकेगा। और इसीलिए इस ऑफर पे चर्चाएं सबसे ज़्यादा हो रही है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह है भविष्य के वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, जिसे कहा जाता है मैन अनमैन टीमिंग यानी ममटी। यानी एक पायलट जो है वो ड्रोन को कंट्रोल करेगा, ड्रोन से ही अटैक करेगा, और विमान के साथ ड्रोन जो है वो समन्वय बनाकर चलेंगे। ये अप्रोच 6th जनरेशन वॉरफेयर की शुरुआत मानी जाती है। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो 6th जनरेशन कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखे गए उसमें मैन एंड मैन टीमिंग को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। भारत भी अपने लॉयल विंग मैन और स्वार्म ड्रोन प्रोग्राम पर काम कर रहा है, तो ये सिस्टम उनके साथ परफेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है, और इसीलिए भारत इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है या इसको लेकर इंटरेस्टेड है। रूस ने ऑफर दिया है कि भारत में ही जो HAL की नासिक फैसिलिटी है यहाँ पर इनका प्रोडक्शन हो सकता है, और तकरीबन 100 विमान जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर के ही थोड़ा सहमत नहीं है। देखिए, रूस काफ़ी इंटरेस्टेड है, रूस काफ़ी उत्साहित है। उसका मानना है कि हम सिर्फ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करने के उद्देश्य से आए हैं, बल्कि हम जो ग्लोबल नीड्स हैं उनको भी केटर करेंगे। और जब भी हम SU-57 की लोकल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ 2 से 3 स्क्वाड्रन के लिए कभी भी कोई भी देश इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक कि ऑर्डर्स के नंबर बड़े नहीं होते।
और इंडियन एयरफोर्स अभी इसको लेकर के थोड़ा कंजर्वेटिव है। करंट प्लान्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना सिर्फ 36 से 40 विमानों की खरीद की योजना पर ही ध्यान दे रही है और इसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक आंतरिक समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, न कि एमआरएफए जैसा एक बड़ा प्रोग्राम जहां पर हम अपनी कंपनीज के साथ मिल करके SU-57 का निर्माण करें। हालांकि इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने तक भारतीय वायुसेना सिर्फ इतना चाहती है कि जो एक गैप क्रिएट हो रहा है आज के मॉडर्न वॉरफेयर में, उसको फिल किया जा सके। क्योंकि एक तरफ चाइना अपने J-20s को डिप्लॉय कर रहा है और आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भी वो सप्लाई ज़रूर करेंगे। और ऐसे में भारत के लिए जितनी जल्दी 5th जनरेशन फाइटर का एक्सेस मिल जाता है, हम उतनी जल्दी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये डील सिर्फ एक खरीद नहीं है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आने से पहले कैपेबिलिटी को बूस्ट देने के लिए ये डील ज़रूरी है। 5th जनरेशन में जो है वो हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी है, या यूँ कह लें हमें राहत देने के लिए ज़रूरी है जब तक AMCA आ नहीं जाता। और अगर इंडिया जो है वो डीप कोलैबोरेशन को चुनता है तो ये फ्यूचर का जो एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम है उसमें भारत की एंट्री करवा सकता है। अगली रिपोर्ट में हम बात कर लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO ने अपने स्मॉल टर्बोफैन प्रोग्राम यानी कि मानिक इंजन को लेकर अब एक नया फैसला किया है, जहां पर अब एक नए मीडियम वेट स्टेल्थ का अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल के लिए जो ये की इनेबलर है वो माना जा रहा है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो भारत का जो एक नया मीडियम वेट का स्टेल्थ यूकैप होगा उसके लिए इस इंजन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके एस्टिमेटेड थ्रस्ट की बात करें तो वो 4.5 किलोटन के बीच का है। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ जानें तो ये थ्रस्ट इसे 1.5 से लेकर 2.5 टन क्लास के जो अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल प्लेटफॉर्म है उनके लिए आइडियल बनाता है। अब अगर हम बात करें इसकी पोजीशनिंग की तो छोटा जो स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेटर है जो 1 टन से थोड़ा ऊपर है उसके लिए इसको उपयुक्त माना गया है। और इसके अलावा दूसरा जो फ्यूचर का ड्रोन होगा उसको पावर करने के लिए इस इंजन के यूज़ की तैयारी की जा रही है। यानी ये एक मिसिंग मिडिल कैटेगरी को फिल करने का प्रयास है। ये यूकैप को मीडियम वेट स्टेल्थ ड्रोन यूकैप जो है जो मीडियम वेट कैटेगरी है उससे नीचे के आते हैं उनके लिए ये इंजन इस समय कंसीडर किया जा रहा है, जो कि लोइटरिंग स्ट्राइक कर पाएंगे, ISR मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ पर फोकस रहेगा लंबे एंड्योरेंस पे, हाई सर्वाइबिलिटी पर और इसके अलावा जो रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट लोइटरिंग मिशन जैसे कि कामिकाज़ी ड्रोन हो गए और जो हैवी स्ट्राइक ड्रोन्स हो गए उनके बीच के गैप को भरता है। बेसिकली यहाँ पर DRDO का प्लान यही है कि हमारे पास जितने भी उपलब्ध इंजन हैं उनको इस प्रकार से ऑप्टिमाइज़ किया जाए कि उन्हें हम अलग अलग रोल में ले पाए। यानी एक इंजन किसी एक मिशन पे ही डेडिकेटेड ना रहे, उसको हम अलग अलग इक्विपमेंट्स में यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल मानिक जो इंजन है ये मिसाइल में यूज़ भी किया जा सकता है और ये ड्रोन में भी यूज़ किए जाने की तैयारी DRDO की तरफ से चल रही है। इसके अलावा अगर हम घातक की बात करें तो घातक के लिए ऑलरेडी हमारा कावेरी इंजन तैयार किया जा रहा है जो काफ़ी हद तक हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।